हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। हर एग्ज़ाम में देखा गया है कि मॉडल पेपर से 30 से 40% क्वेश्चंस होते ही हैं। किसी किसी साल इससे ज़्यादा भी होते हैं। आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। आपके नंबर को ये बढ़ा सकता है। आप लोग इसको अच्छे से और पूरा पढ़ेंगे। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसमें से कोई भी 50 का आंसर आपको देना होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चन होता है और उसमें से 15 का जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 नंबर निर्धारित होता है। इसके बाद आता है नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 4 का जवाब देना होता है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो आज हम लोग जिस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे वो होगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के मॉडल पेपर को हम लोग सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? ऑप्शन होगा ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए हड़प्पा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? इसका ऑप्शन है ए कनिंघम, बी मैके, सी जॉन मार्शल, सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ऑप्शन होगा ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। राइट आंसर जो होगा इसका ये होगा बी। इन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? ऑप्शन होगा ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली और डी जो होगा वो होगा लोथल। तो राइट आंसर होगा डी लोथल, यानी कि लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कहता है, लोथल कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है गुजरात, बी बंगाल, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? यानी सिंधु नदी के किनारे कौन सा उस समय का शहर बसा हुआ था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी रोपड़, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था उस समय। सातवां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कनिंघम, बी दयाराम साहनी, सी लॉर्ड कर्जन, डी मार्शल। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के पिता माने जाते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? यदि कि रावी नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर था वो कौन था हड़प्पा काल में? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन बसा था? हड़प्पा। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? अब ऑप्शन देखते हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए होगा 1784, बी 1783, सी 1785 और डी 1790। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल का स्थापना किया गया था। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? आंसर ऑप्शन होगा ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग और सी अशोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ऑप्शन ए है अशोक, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ऑप्शन ए है प्रथम, बी है 5वें, सी है 10वें और डी है 13वें। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, 13वें अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अब इसका ऑप्शन होगा ए मेघदूत, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने जो लिखा था वो था अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मेगास्थेनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए जो होगा वो होगा अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी मेघदूत और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थेनीज ने जो बुक लिखा था उसका नाम था इंडिका। तो राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष और डी कौटिल्य। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन ए होगा चंद्रगुप्त प्रथम, बी होगा समुद्रगुप्त, सी होगा स्कंदगुप्त और डी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए होगा मौर्य, बी होगा गुप्त, सी कुषाण और डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, 18 का ए होगा, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी जो होगा वो 150 है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 108 उपनिषदों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त, बी होगा रामगुप्त, सी होगा स्कंदगुप्त और डी होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। मेगास्थेनीज कौन था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, डी गुलाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि यह एक राजदूत था और आया था मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां। पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इसका ऑप्शन है सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के और डी बी और सी दोनों के, यानी चांदी और तांबे के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा, क्योंकि बीटीसी और एनसीईआरटी दोनों में चांदी और तांबे दोनों का ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। भीष्म को और क्या कहा जाता था? अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए पार्थ, बी गंगापुत्र, सी मधुसूदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि गंगापुत्र। भीष्म को और क्या कहा जाता था? गंगापुत्र कहा जाता था। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए भीम, बी अर्जुन, सी नकुल और डी सहदेव। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी अर्जुन का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन।
द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? ऑप्शन देखते हैं। ए भीम, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी कर्ण। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी अर्जुन। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26वां। कौरवों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 100, बी में 105, सी 9 और डी 110। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए यानी 100। कौरवों की कुल संख्या कितनी थी? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। राइट आंसर होगा ए संस्कृत, यानी महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन देखते हैं। ए विष्णु की, बी शिव की, सी लक्ष्मी की, डी प्रकृति की। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी, यानी कि ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन। नाथ मुनि का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी वैष्णव धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए जो होगा वो होगा बौद्ध, बी होगा जैन, सी होगा हिंदू और डी होगा इस्लाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि बौद्ध धर्म से सूत पिटक संबंधित है। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31वां। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, डी देवदत्त और सी देवदत्त और डी राहुल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, डी अशोक और सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अजातशत्रु, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन देखते हैं। ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ब्रह्मचर्य, यानी महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक जो नया सिद्धांत जोड़ा था वो क्या था? ब्रह्मचर्य था। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी अशोक, यानी कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35वां। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी बाणभट्ट और डी चाणक्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36वां। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्रा, सी सारनाथ, डी वैशाली। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी पाटलिपुत्रा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जैन संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37वां। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी इस्लाम धर्म से और डी जो है वो है ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी जैन धर्म से। यहीं पे महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन। कादंबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी कौटिल्य और डी अश्वघोष। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39वां। बासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए हुए थे?
इसका जो ऑप्शन है ए वैष्णव, बी शैव, सी सिख और डी में है वीर शैव लिंगायत। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, वीर शैव लिंगायत की आंदोलन की शुरुआत किए हुए थे बसवन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40वां। आईने अकबरी के कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में और डी 5 भागों में। तो राइट आंसर होगा डी, 5 भागों में इसे बांटा गया था। आईने अकबरी तीसरा भाग है अकबरनामा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41वां क्वेश्चन। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन देखते हैं, ए 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, 4 भागों में, यानी कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी के अनुसार किसानों को कितने भागों में बांटा गया था, तो वो भी 4 भागों में ही बांटा गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। 42वां क्वेश्चन। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? ऑप्शन देखते हैं, ए सेनापति, बी वित्त मंत्री, सी अंगरक्षक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, टोडरमल जो था अकबर के दरबार में क्या था? वित्त मंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43वां क्वेश्चन। आईने अकबरी ने में किसके शासन का वर्णन है? ऑप्शन है, ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अकबर। आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44वां। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जो है वो है आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली और डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, कुतुब मीनार दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45वां क्वेश्चन। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए एस बेवरीज, बी जैरेट, सी एच बाल्कमैन, डी ग्रांड डफ। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए एस बेवरीज। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, उसका अनुवाद इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46वां क्वेश्चन। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? अब इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, कोर्निश, बी सिजदा, सी पायबोस, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये सारे जो प्रथा थे अभिवादन का, वेलकम करने का, ये सब मुगल दरबार में होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47वां क्वेश्चन। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1562 में, ऑप्शन बी 1564 में, ऑप्शन सी 1579 में और ऑप्शन डी 1581 में। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1582। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन में 1582 नहीं है, तो जो नियरेस्ट है, आप लोग का एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, तो जो नियरेस्ट है उसको टिक करेंगे, यानी कि 1581 को हम लोग कुछ देर के लिए मान सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1582 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48वां क्वेश्चन। गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, ए नर्तकी, बी गायिका, सी लेखिका और डी नायिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी लेखिका। यह एक लेखिका थी, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49वां क्वेश्चन। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, जहांगीर के समय में था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 50वां क्वेश्चन। तुजुके जहांगीरी किसने लिखा था? इसका ऑप्शन देखते हैं, ए अब्बास खां सरवानी, बी गुलबदन बेगम, सी जहांगीर और डी नूरजहां। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी जहांगीर। तुजुके जहांगीरी जो लिखा गया था वो जहांगीर के द्वारा ही खुद उन्होंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ऑप्शन देखते हैं, ए आसफ खां, बी बैरम खां, सी महावत खां और डी अब्दुल रहीम।
इसका राइट आंसर जो है वो है ए आसफ खां, यानी आसफ खां की पुत्री कौन थी? मुमताज महल, जो कि शाहजहां की बेगम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52वां क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? ऑप्शन देखते हैं, ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी दक्षिणी भाग और डी उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ व्यतीत किया था? भारत के दक्षिणी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53वां क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका ऑप्शन देखते हैं, ए बाबर का, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी अकबर। राइट आंसर जो होगा वो होगा बी इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54वां। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह विशेष तौर पर प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55वां क्वेश्चन। ताजमहल किसके याद में बनवाया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं, ए मुमताज़, बी नूरजहां, सी जहांगीर, डी गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए मुमताज महल की याद में ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। यह आप सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56वां क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है, ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली और डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57वां। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1326, बी 1336, सी 1339 और डी 1359 में। तो राइट आंसर होगा बी 1336 में हरिहर और बुक्का ने दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके साथ ही संगम वंश की शुरुआत वहाँ पे विजयनगर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58वां क्वेश्चन। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, ए ब्राह्मणी, बी बीजापुर, सी विजयनगर और डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी भी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59वां। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, ए मुगल साम्राज्य से, बी बहमनी साम्राज्य से, सी विजयनगर साम्राज्य से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था जुड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 60वां क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? इसका ऑप्शन है, ए जागीर, बी अग्रहार, सी उक्ता और डी अमरम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी अमरम। अमरम जो है वो विजयनगर के सम्राटों के द्वारा दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61वां क्वेश्चन। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखते हैं, ए द्वार, बी गोपुरम, सी प्रवेशक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी गोपुरम। मंदिर के प्रवेश द्वार को विजयनगर में क्या कहा जाता था? गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62वां। महाराष्ट्र के संत कौन कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए तुकाराम, बी रामदास, सी ज्ञानेश्वर, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63वां क्वेश्चन। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू दयाल का संबंध कहाँ से था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और डी बंगाल। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। दादू दयाल का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थान में ही व्यतीत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64वां क्वेश्चन। शंकराचार्य का मत क्या है? ऑप्शन, ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी भेद
भेदा भेदवाद और डी जो होगा दैत्ता दैतवाद। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65वां क्वेश्चन। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक और डी वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66वां क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे नानक जो लिखा हुआ है इनका पूरा नाम गुरु नानक था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए काशी, बी पटना साहिब, सी तलवंडी और डी कलकत्ता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67वां क्वेश्चन। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाने वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68वां। तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है? आंसर ऑप्शन देखते हैं, ए फाहियान, बी मार्को पोलो, सी अलबिरूनी और डी अब्दुल रज़ाक। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अलबिरूनी। इस किताब को हम लोग किताबुल हिंद भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अलबिरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो इब्ने बतूता थे जो तंजीर छोड़ करके निकले थे यात्रा पर। इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इब्ने बतूता जो थे ऑप्शन में नहीं दिया गया। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रांस, बी पुर्तगाल और जो सी होगा ईरान, डी इंग्लैंड। राइट आंसर होगा डी इंग्लैंड। कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। चलिए 71वां क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में मुनरों ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, बी महालवाड़ी, सी अस्थाई बंदोबस्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, रैयतवाड़ी की व्यवस्था मुनरों ने, लॉर्ड मुनरो ने कहाँ की थी? मद्रास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72वां क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्ती किस स्थान से जुड़ा हुआ था? इसका ऑप्शन देखते हैं, ए बंगाल, बी मद्रास, सी बम्बई और डी मध्य भारत। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73वां क्वेश्चन। एक मिनट, 73वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन ए देखते हैं, सैनिक था, गायक था, अभियंता था या डी सर्वेक्षक था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था, साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 74वां क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन देखते हैं, ए बंगाल, बी बम्बई, सी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बंगाल, क्योंकि संथाल लोग बंगाल में ही बसे हुए थे और यहीं पे संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75वां। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए संथाल विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी उलगुलान विद्रोह और डी मोपला विद्रोह। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, उलगुलान विद्रोह। इसको हम लोग मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा ने कौन विद्रोह किया था? उलगुलान यानी कि मुंडा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76वां। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन देखते हैं, ए उलगुलान विद्रोह, बी भील विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो था वो होगा सी, सिद्धू कान्हू। जो चार भाई थे, सिद्धू कान्हू माझी और ये संथाल विद्रोह किए हुए थे। इनमें चारों भाइयों को
अंग्रेज़ों ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77वां। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 78वां क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अवध, जिसे आजकल लखनऊ भी कहते हैं, बी बिहार, सी झांसी, डी दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ए, अवध में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन देखते हैं। ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी पी लॉरेंस और डी वी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर जो था वो था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए लाल किला, बी हुमायूं के मकबरे से, सी अलाई दरवाजे से और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और हुमायूं का मकबरा आप लोग पहले से जान रहे हैं कि वो दिल्ली में था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? यानी कि गोद निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड इरविन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82वां क्वेश्चन। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी शिमला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बम्बई। 7 द्वीपों का शहर या नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को, जो फिलहाल आजकल मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए होगा बम्बई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1911, 1921 और सी 1931, डी 1941। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो 1911 में मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इंडिया गेट जो है 1931 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85वां। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ये होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86। अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1871, बी 1872, सी 1891 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय स्तर पे यानी आज़ादी के बाद सबसे पहले 1951 में जनगणना कराई गई थी। और सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन रेगुलर जो 10 साल पे जनगणना भारत में शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के समय में, वो 1881 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल और डी पंजाब। तो राइट आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ऑप्शन होगा ए राजेंद्र प्रसाद, बी अरविंद घोष, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राजकुमार शुक्ल। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी राजकुमार शुक्ल, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण के किसान नेता थे, उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पे जो तिनकठिया पद्धति उस समय चल रही थी नील की खेती, उसको रोकने के लिए गांधी जी से आंदोलन करने को कहा था। चलिए आज का 89 क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी गुजरात। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए पंजाब में। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग है, जहाँ पे जनरल ओ डायर ने गोलियां बहुत चलवाई थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90। काला कानून किसे कहा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी हंटर रिपोर्ट, सी वुड डिस्पैच और डी 1919 का अधिनियम। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1923, बी 1925, सी 1927 और डी जो होगा 1931। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1946। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने और गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 93। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए आज़ाद हिंद फौज का, बी फॉरवर्ड ब्लॉक का, सी कांग्रेस का और डी समाजवादी दल का। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आज़ाद हिंद सरकार का इन्होंने गठन किया था सिंगापुर में 1943 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो जापान में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में ही हुआ था। कांग्रेस के स्थापना में सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं और समाजवादी दल में भी लगभग वो नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कोई नहीं है, इसमें से ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 94। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन देखते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना आज़ाद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। इसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस के अंदर रह करके ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर। सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी किसने दी थी? ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदू महासभा ने, बी मुस्लिम लीग ने, सी स्वराज दल ने और डी कांग्रेस ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी दी थी और उन्होंने मनाया भी था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 96। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेबर पार्टी, बी रिपब्लिक पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को आज़ाद किया गया। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर जो होगा वो होगा सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 99। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन होगा। ए
राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी न्यायपालिका, डी संविधान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, संविधान में संप्रभुता निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 100वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए सरदार पटेल, बी मौलाना आज़ाद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट यानी कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए